जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम इस चैनल पे 9th से 12th तक की मैथ्स पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं और इस ऑर्डर में अभी तक इस चैनल पे आपको 10th की क्लासेस अवेलेबल रही हैं। आज से ये 11th क्लास की पहली क्लास आपको मिलने जा रही है। 11th क्लास की मैथमेटिक्स का आज ये पहला वीडियो शूट किया जाएगा और ये आपको मिलेगा। किस तरीके से हम चीज़ों की शुरुआत करेंगे इसमें, ये थोड़ी सी 1 मिनट इस बात पे चर्चा कर ली जाए। देखिए 11th क्लास में जो भी मतलब आपके क्लास में जो भी बुक आपके सिलेबस में चल रही है उस बुक को आप फॉलो करिए, उस बुक के साथ आप इन क्लासेस को फॉलो करिए। इस क्लास में आपको आपके बुक के कंटेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। आपके बुक के कंटेंट में जिस ऑर्डर में चैप्टर्स वगैरह होंगे उसी ऑर्डर में हम चलेंगे और उसी ऑर्डर में हम एक एक चैप्टर को बारी बारी से लेकर उसको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज उसको सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या समझने में, कोई समस्या आपके फ्लो में कोई दिक्कत ना आने पाए, आपको जुड़ने में कोई दिक्कत ना हो क्लास से। ठीक है, आप जैसे अपने क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जैसे कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। आप बस क्लास के साथ रेगुलर रहिए। मंडे टू सैटरडे आपको रोज एक क्लास मिलेगी और उस क्लास के साथ अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपको मैथ्स की किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी सवाल में कोई समस्या आने वाली नहीं है। इस बात के लिए मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर बिना समय खराब किए सीधे हम अपनी क्लास पे आते हैं। क्योंकि आज ये पहली क्लास है तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो भी आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 है, तो देखिए जो भी बुक आपकी हो, मेरे हिसाब से उसमें चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो सेट ही होगा, समुच्चय। ठीक है, सेट्स यानी सेट थ्योरी या सेट्स। सेट का मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय। ठीक, यहां से हम शुरुआत करेंगे। देखिए पहला चैप्टर है क्योंकि, तो ये बात तो क्लियर है भाई, किसी भी सिलेबस की शुरुआत इसी हिसाब से, इसी तरीके से की जाती है कि जैसे जैसे आगे आप बढ़े वैसे वैसे पीछे वाली चीजों का यूज होता चले। ये जो चैप्टर है सेट यानी समुच्चय, समुच्चय एक ऐसा टॉपिक है, सेट एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स के न जाने कितने चैप्टर्स में यूज होने वाला टॉपिक है। सेट की कॉन्सेप्ट कोई बहुत गहराई से किसी चैप्टर में ऐसा इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन सेट का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि सेट बहुत ही बेसिक चीज है। तो इस बेसिक चीज को आप इस बेसिक टॉपिक को आप बहुत कायदे से समझें, ढंग से समझें। अगर सेट समझ में आ गया, ये मॉडल अलजेब्रा का टॉपिक कहा जाता है, मॉडल अलजेब्रा का। पेपर में नंबरों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी वेटेज रहता है इसका एग्जाम्स में, तो इसलिए इसको आप समझें कि समुच्चय होता है। सबसे पहले देखिए समुच्चय पढ़ने के लिए समुच्चय में क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे, अगर एक क्रम ये देखें तो सबसे पहले हम जानेंगे समुच्चय क्या है, व्हाट इज सेट। ठीक, उसके बाद समुच्चय क्या है, समुच्चय की परिभाषा, उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन की बजाय आप एक वर्ड लिखिए, इसका हम नोटेशन पढ़ेंगे। नोटेशन मतलब इसको निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित या निरूपित कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद समुच्चय को लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, ये समुच्चय का निरूपण हो गया, यानी कि समुच्चय को सिंबल उसका क्या रहता है। उसके बाद समुच्चय बनाते कैसे हैं, समुच्चय के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे कि सेट्स में और कौन कौन से तरीके के सेट्स आएंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कहां से, समुच्चय क्या है। ठीक है, पहला सवाल आता है व्हाट इज सेट। पहला सवाल क्या आएगा, व्हाट इज सेट, या ऐसे कहेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट, यानी समुच्चय क्या है। देखिए समझिए, पहले एक लाइन में डेफिनेशन इसकी सुनेंगे, उसके बाद आप उसको उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली समुच्चय क्या है। समुच्चय की अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है, देखिए मैं लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, वस्तुओं के
सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अगर बिल्कुल किताबी परिभाषा की बात करें, जो बुक में लिखी होती है, जो किताब की भाषा होती है, अगर उसकी बात करें तो समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड collection of objects is called set। अगर किताबी लैंग्वेज की बात करें तो ये होगी आपकी परिभाषा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है, देखिए, अगर वर्ड टू वर्ड मतलब आप जानने पे जाएं तो देखिए क्या है मतलब। सबसे पहली बात वस्तुओं की बात की गई है, उसके बाद वस्तुओं का समूह, वस्तुएं वो भी कैसी? समूह में हो, और दूसरे एक गुण की बात की गई, एक प्रॉपर्टी की बात की गई है कि सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब वेल डिफाइंड। सुपरिभाषित का मतलब क्या? वेल डिफाइंड। वस्तुओं के सब, देखिए आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हों और उन वो वस्तुएं कैसी हों? सुपरिभाषित हों, यानी कि आपके पास जो भी वस्तुएं हैं उनको आप डिफाइन कर पाएं। सुपरिभाषित का मतलब क्या? उनको आप परिभाषित कर पाएं। परिभाषित करने का मतलब उनको आप उनका परिचय दे पाएं कि आपके पास जो वस्तुएं हैं वो एक्चुअली क्या हैं। जो भी वस्तुएं आपके पास हैं, जो भी वस्तुओं का समूह आपके पास है, जो भी वस्तुओं का समूह आपके पास है, अगर आप उस समूह को परिभाषित कर पाएं, अगर आप ये बता पाएं कि एक्चुअली आपके पास कौन सी वस्तुएं हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, अगर आप उनको डिफाइन कर पाएं, अगर आप उनको इंट्रोड्यूस कर पाएं कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं एक्चुअली, तो कहे जाएंगे कि वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कहा जाएगा कि वो वस्तुओं का समूह जो है आपका सुपरिभाषित है। अगर ऐसी वस्तुएं आपके पास हैं जिनके विषय में आप बता पाएं कि ये वस्तुएं एक्चुअली क्या हैं, तो वस्तुओं के उस समूह को हम क्या कह देंगे? समुच्चय कह देंगे। मान लीजिए आपके पास वस्तुएं तो बहुत सारी, लेकिन आप बता ही नहीं सकते कि ये हैं क्या, मतलब उनकी प्रकृति, उनका नेचर कुछ ऐसा है कि उनको परिभाषित आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का समूह जिनको आप परिभाषित ही ना कर पाए, जिनको आप डिफाइन ही ना कर पाए, जिसको आप सामने वाले को बता ना पाए कि एक्चुअली हमारे पास है क्या, तो फिर वो सेट नहीं कहा जाएगा, वो समुच्चय नहीं कहा जाएगा। ऐसी वस्तुओं का समूह, ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई ना कोई परिभाषा हो, जिनकी कोई पहचान हो, जिनको आप परिभाषित कर पाए, जिनमें कोई विशेष गुण हो, ऐसा भी आप कह सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को परिभाषित करते हैं तो उसके गुण के आधार पर ही तो परिभाषित करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी उसके पास होती है उस वस्तु में, वो प्रॉपर्टी ही आप बताते हैं। ठीक, तो वस्तुओं में अगर कोई विशेष गुण हो जिसका परिचय आप दे सकें, या वस्तुओं को किसी भी तरीके से अगर आप परिभाषित कर सकते हैं, तो वस्तुओं के उस सुपरिभाषित समूह को हमेशा हम क्या कहेंगे? समुच्चय। ऐसी सारी वस्तुएं जिनको आप परिभाषित कर सकते हैं, उनको अगर एक जगह इकट्ठा करें, उनका समूह बनाएं, उनका कलेक्शन करें, तो उसी कलेक्शन को हम सेट कह देते हैं या समुच्चय कह देते हैं। बात समझ में आई? ये डेफिनेशन है समुच्चय की। ठीक है, ये आपका समुच्चय होगा। देखिए, समुच्चय का सिद्धांत जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स की बहुत सारी फील्ड्स में इसका यूज होता है। छोटा मतलब कहीं पे कम यूज होगा, कहीं पे ज्यादा यूज होगा, लेकिन बहुत यूज होगा। इसलिए समुच्चय को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो परिभाषा इसकी आप ये लिख सकते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई विशेष गुण हो, उन वस्तुओं के समूह को हम सेट कहते हैं। ठीक, ये हो गई समुच्चय की परिभाषा। उसके बाद आइए, समुच्चय की जब परिभाषा हम जान लेंगे तो अब समुच्चय के कुछ गुणों के विषय में जानेंगे कि समुच्चय में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे समुच्चय की परिभाषा के बाद कि समुच्चय यानी सेट को नोटेशन उसकी क्या होती है, नोट उसको कैसे करते हैं, संकेतन क्या है, क्या लिखेंगे?
नोटेशन ऑफ सेट, हिंदी में लिखेंगे नीचे समुच्चय का संकेतन, यानी सिंबलाइजेशन, मतलब सिंबल इसका क्या रहेगा। देखिए ये बात आप समझ लीजिए कि समुच्चय जो होगा, सेट जो होगा, ये बात क्लियर है। समुच्चय क्या है, ये बात क्लियर है। समुच्चय का मतलब क्या, बहुत सारी वस्तुओं का समूह समुच्चय कहा जाएगा। तो बहुत सारी वस्तुओं का समूह यानी कि बहुत सारी वस्तुओं का कलेक्शन एक लिखा हुआ है, उसको अगर आपने सेट कहा तो उस पूरे के पूरे कलेक्शन को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट, किस तरीके से आप संकेत उसका क्या रहेगा, सिंबल उसका क्या देंगे। तो सिंबल जो होता है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो है, मतलब इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं, उन लेटर्स में ध्यान रखिए हमेशा कैपिटल लेटर्स जो होंगे, कौन से, अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि इंग्लिश जो वो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनमें कैपिटल लेटर्स से क्या करेंगे हम, समुच्चय का नोटेशन जो है, समुच्चय का जो संकेतन होगा वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से होगा। यानी समुच्चय किसी भी सेट को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल टू वस्तुओं का समूह, और वस्तुओं का समूह कैसे होगा वो भी बताया जाएगा। कैपिटल बी इज इक्वल टू वस्तुओं का समूह, कैपिटल सी इज इक्वल टू वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह कैसे लिखा जाता है, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं को एक मंझले ब्रैकेट में कॉमा करके लिखा जाता है। तो वस्तुओं को हमेशा आप स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपसे नोटेशन की बात की जाए, नोटेशन ऑफ सेट की बात की जाए, अगर समुच्चय के संकेतन की बात की जाए, तो आप ध्यान रखिए जिन वस्तुओं का समूह है, समूह में जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को अवयव कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो आपने परिभाषा लिखी थी कि वस्तुओं का समूह, तो वस्तुएं जो हैं वो एक्चुअली में क्या उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है एलिमेंट्स, यानी कि अवयव। वस्तुओं को कहा जाएगा एलिमेंट्स यानी कि अवयव, और वस्तुओं के समूह को कहा जाएगा समुच्चय। तो जब भी कुछ वस्तुओं का समूह आपको बनाना है, तो समूह बनाने के लिए, कलेक्शन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जितनी भी वस्तुएं हैं, अब वस्तुओं ये शब्द नहीं यूज करेंगे वस्तु, अब हमेशा अवयव या एलिमेंट यूज करेंगे। तो अवयवों का समूह समुच्चय, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स को बारी बारी से कॉमा करके लिखेंगे। नोटेशन है, इसको ध्यान समझ लीजिएगा कि समुच्चय को समुच्चय का संकेतन क्या होता है, समुच्चय को कैसे लिखते हैं। जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको बारी बारी से कॉमा करके लिखा जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, जो भी एलिमेंट्स हैं, हमने यहाँ पर ABCD इनको मान लिया फिलहाल, बाकी कुछ भी हो सकते हैं सवाल में। जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा करके लिखेंगे, मंझले ब्रैकेट कॉमा करके लिखेंगे। उसके बाद इस पूरे कलेक्शन को मंझले ब्रैकेट से बंद कर देंगे, इधर से भी और इधर से भी। मंझले ब्रैकेट से जब हमने बंद कर दिया तो ये हो गया हमारा वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह यानी कि अवयवों का समूह, एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो होता है उसी को सेट कहते हैं, उसी को समुच्चय कहते हैं। यानी ये जो व्यवस्था बनी ये है हमारा समुच्चय। और इस समुच्चय को जब आपको सिंबलाइज करना है तो इस पूरे समुच्चय को अगर एक सिंबल से आपको नोटेशन देना है तो कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का एक कैपिटल लेटर आप ले लीजिए, उससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जब तक ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, समुच्चय जब तक आप पढ़ेंगे, सेट जब तक आप पढ़ेंगे, तो सेट में हमेशा कैपिटल लेटर्स का मतलब होगा सेट, कैपिटल लेटर्स का मतलब होगा समुच्चय, और स्मॉल लेटर्स का मतलब होगा समुच्चय के अंदर के एलिमेंट्स। बात क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं आप, कैपिटल लेटर जो होगा, कैपिटल लेटर का मतलब है सेट, और स्मॉल लेटर का मतलब क्या है, स्मॉल लेटर का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट ऑफ सेट मतलब एक अवयव, एक स्मॉल लेटर मतलब एक अवयव। ठीक, समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और जो पूरा सेट होगा वो ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? ये हो गया आपका नोटेशन, यानी कि समुच्चय का संकेतन। उसके बाद अगली बात, समुच्चय के संकेतन के बाद, अच्छा समुच्चय के संकेतन में एक चीज और समझ लीजिए,
जैसे a इक्वल टू, सपोज दैट ये लिखा हुआ है a कामा b कामा c कामा d कामा e, या एंड सो ऑन है, या मान लीजिए एंड सो ऑन नहीं है, चलिए एंड सो ऑन ही कर दीजिए। तो एक चीज आती है ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि क्रम। क्रम का मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उन एलिमेंट्स के क्रम का क्या कोई फर्क पड़ता है समुच्चय पे। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं क्या उन एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने रखता है कोई सेट में। ऑर्डर का मतलब क्या है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, क्या इस बात का कोई महत्व है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सेट ऐसे लिखा हुआ है a कामा b, और एक सेट मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है b कामा a। तो यहां पर क्या है, सेट के अंदर के एलिमेंट्स तो सेम है, यहां भी a भी है, यहां भी a भी है, लेकिन यहां पर a कामा b लिखा है, यहां पर b कामा a लिखा है। तो ऑर्डर जो आपका समझना है उसका मतलब यह है कि जब आप सेट चैप्टर पढ़ते हैं, सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या समुच्चय के अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स के क्रम का कोई फर्क, कोई मायने रहता है। मतलब अगर क्रम बदल जाए तो क्या सवाल पे इस पे कोई फर्क पड़ा। तो इस बात का जवाब है नहीं। अगर समुच्चय के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो वो एलिमेंट्स चाहे जिस ऑर्डर में लिखे हों उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब कहने का है कि अगर a कामा b समुच्चय को आपने a कहा है कैपिटल A, तो b कामा a जो है वो भी a ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि a कामा b का क्रम बदल गया तो इसका मतलब बदल जाएगा। ऑर्डर बदलने से मतलब नहीं बदलता। सेट में ऑर्डर्ड पेयर एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे जब, तो उसमें बदलेगा, उसमें a कामा b और b कामा a अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब तक सेट आप पढ़ रहे हैं, सेट का मतलब मंझले ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो उन एलिमेंट्स का ऑर्डर चाहे जितना चेंज हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, दोनों सेम बातें। ए बी सी लिखा हो, चाहे बी सी ए लिखा हो, चाहे सी ए बी लिखा हो, कुछ भी लिखिए आप, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात ये समझ गया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। सेट थ्योरी जब आप पढ़ रहे हैं तो सेट थ्योरी में एलिमेंट्स जो है सेट के अंदर लिखे हुए उन एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट लिखा हो सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये एक क्रम की बात हो गई। दूसरी एक चीज, किसी भी समुच्चय में कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। समुच्चय के अंदर अगर कोई भी मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है तो यानी कि वो सेट है, समुच्चय है। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सेट के अंदर एलिमेंट हमेशा एक बार आएगा केवल। जैसे अगर ये लिखा है a कामा b कामा c एंड सो ऑन, ये नहीं हो सकता है। अगर a दो बार है तो दो बार नहीं, ये एक ही बार यूज किया जाएगा। भाई जब आप किन्हीं वस्तुओं का समूह करते हैं तो समूह का मतलब है कि सारे के सारे आ जाए एक बार। अगर एक ही एलिमेंट दो बार आ जाएगा तो फिर फर्क कैसे करेंगे हम कि इसमें ये कौन, मतलब कौन क्या है, गुण का फर्क कैसे करेंगे। कहा गया था कि सब में कोई विशेष गुण होगा, तो इन दोनों के तो गुण सेम हो जाएंगे। जब सेम गुण हो जाएंगे तो परिभाषित कैसे करेंगे इनको। इसीलिए समुच्चय के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है कभी, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर समुच्चय के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन है तो उसको आप केवल एक बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। एक ये चीज है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। ये सारी ओरल बातें हैं, आप किताब में वो हेडिंग उठाएंगे उसमें लिखा होगा, किताब उठाएंगे उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है। सब ओरली समझने वाली चीजें हैं। इसमें जो आप लिखना चाहिएगा वो आप बाद में क्लास पर रोक के लिख भी लीजिएगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ सारी चीजें समझने वाली हैं। एक अगली बात आती है समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय का निरूपण।
कैसे निरूपण करते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिएगा। देखिए, समुच्चय का निरूपण का मतलब है कि समुच्चय, क्योंकि आपने जाना भी कि समुच्चय का मतलब है कई सारी वस्तुएं ऐसे लिखी हो A, B, C एंड सो ऑन मंझले ब्रैकेट में, तो ये समुच्चय हो जाएगा। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ये समुच्चय होता है। लेकिन समुच्चय को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समुच्चय को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे एक आपको जनरल तरीका ये बताया गया कि कैपिटल A इज इक्वल टू मंझले ब्रैकेट के अंदर A, B, C, D, E एंड सो ऑन, ये एक समुच्चय है और ये समुच्चय के निरूपित करने की विधि है समुच्चय को। लेकिन क्या यही एक मेथड है जिससे समुच्चय को लिखा जा सकता है? क्या जो सेट जितने हैं वो सेट सारे आपको ऐसे ही दिखेंगे? ऐसा नहीं है। समुच्चय को निरूपित करने की टोटल 2 विधियां होती हैं, यानी कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड्स आपके पास हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? कौन कौन से मेथड्स हैं वो देख लीजिए। देखिए, पहला मेथड है आपका टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड, या इसको कहते हैं क्या, तालिका विधि, इसी को रोस्टर विधि भी कहते हैं। टैबुलर मेथड या रोस्टर विधि, तालिका या रोस्टर विधि, टैबुलर या रोस्टर मेथड। और दूसरा मेथड जो है आपका वो है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड ही होगा, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है। अगर आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं रखी हों तो उन वस्तुओं से अगर आपको समुच्चय बनाना हो, मतलब उन वस्तुओं का एक समूह बनाना हो, कलेक्शन कर उनका एक बनाना हो, वेल डिफाइंड कनेक्शन बनाना हो, तो उन वस्तुओं को, मतलब अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं उनका समूह बनाना है, समूह बनाने का मतलब समुच्चय बनाना है, तो समुच्चय बनाने के लिए 2 तरीके आपके पास होंगे। उन वस्तुओं को या तो आप टैबुलर मेथड से सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टैबुलर मेथड यानी कि रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड यानी कि तालिका या रोस्टर विधि। ठीक है। अगर वस्तुओं का अगर एलिमेंट से, अवयवों से समुच्चय बनाना हो, एलिमेंट से सेट बनाना हो, तो आपके पास एलिमेंट्स को सेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक तालिका या रोस्टर विधि, टैबुलर या रोस्टर मेथड, और दूसरा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, जिसे आप प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। ठीक। एलिमेंट्स से सेट में, एलिमेंट्स को सेट में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों ही मेथड्स का यूज किस तरीके से किया जाता है वो आइए देखा जाए। पहले एक एक मेथड से चलते हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टेबुलर मेथड लेकर चलेंगे, समझेंगे कि टेबुलर मेथड क्या होता है। टेबुलर यानी कि तालिका, रोस्टर मेथड। देखिए, रोस्टर मेथड में कुछ है, कोई मतलब इसमें बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नाम बस खतरनाक है। टेबुलर मेथड में जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, एक सवाल आपको दिया जाए, कहा जाए कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाइए आप। यानी वस्तुएं क्या हैं?
जिन वस्तुओं का समुच्चय बनाना है वो वस्तुएं क्या है? नेचुरल नंबर्स। वो वस्तुएं क्या है? नेचुरल नंबर्स। और इन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, और इन नेचुरल नंबर्स का सेट कौन से मेथड से बनाना है? तालिका या रोस्टर विधि से बनाना है। तो देखिए कुछ है नहीं इसमें खास। तालिका विधि या रोस्टर विधि से जब भी सेट बनाना होता है तो जो ऑब्जेक्ट्स आपके हैं, जो वस्तुएं हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उन अवयवों को आप लाइन से कॉमा लगा के लिख दीजिए। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को आप कॉमा लगा के लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्योंकि सारे तो लिख नहीं पाएंगे, एंड सो ऑन। सारे के सारे ऑब्जेक्ट, सारे के सारे एलिमेंट्स जिनका सेट बनाना है वो कॉमा में आ गए। जब कॉमा में आ जाए सारे तो इनको मंझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक। और इस मंझले ब्रैकेट को किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए। एन, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर किसी से भी कर सकते हैं, ए बी सी डी किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है इसलिए हमने एन से कर दिया। एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन विद इन मंझले ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? यही आपका क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ये कि नहीं है? भाई अंदर सारी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं और मंझले ब्रैकेट में क्योंकि बंद है तो समुच्चय है। बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से किसी रिप्रेजेंट किया गया तो ये पूरा समुच्चय है। और ये समुच्चय का जो लिखने का जो तरीका है, यही तरीका जो है वो क्या है? तालिका या रोस्टर विधि। बात आई समझ में? कुछ है इसमें तालिका विधि में? मजाक चुटकुला है छोटा सा, क्या है इसमें? तालिका या रोस्टर विधि में क्या करेंगे आप? एलिमेंट्स को कामा लगा के मंझले ब्रैकेट में लिख दीजिए, किसी बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट कर दीजिए उसको, बस यही है आपकी तालिका विधि। कोई भी हो, जैसे यहाँ नेचुरल नंबर्स की बात की गई थी, रियल नंबर्स की बात कर दी जाए, या साल के 12 महीनों का समुच्चय कह दिया जाए तो क्या होगा? ऐसे आप मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन दिसंबर, और बस ये क्या हो गया? ये साल के 12 महीनों का समुच्चय हो गया। तो जिन भी एलिमेंट्स का समुच्चय बनाना हो, अगर तालिका या रोस्टर विधि से बनाना है तो आप उन एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखिए, मंझले ब्रैकेट में बंद करिए और किसी भी बड़े कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तालिका विधि से समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। यहां तक बात आई होगी समझ में? अगला देखिए, दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड था गुण विधि। दूसरा मेथड था गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। यानी कि प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें क्या है, जो भी एलिमेंट्स आपको दिए गए होंगे, जिन भी एलिमेंट्स को सेट में कन्वर्ट करना होगा, और सेट में कन्वर्ट करने के लिए अगर ये विधि आपको लगानी है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन होता तो हमेशा मंझले ब्रैकेट के अंदर ही है, ये बात आप पहली बात मान लीजिए। विधि कोई भी लगानी हो, मेथड कोई भी लगाना हो, वो लिखे मंझले ब्रैकेट के अंदर ही जाएंगे। उनका नोटेशन किसी कैपिटल लेटर से ही होगा। ये दो बातें फिक्स हैं दोनों मेथड्स में। ये पहले मेथड में भी ये दोनों चीजें कॉमन रहेंगी, पहले और दूसरे में ये दोनों चीजें कॉमन रहेंगी। तालिका विधि या रोस्टर विधि अगर आप यूज कर रहे हैं या गुण विधि यूज कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में समुच्चय का जो नोटेशन होगा वो कैपिटल लेटर से होगा और समुच्चय के जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो मंझले ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। कहानी मंझले ब्रैकेट के अंदर बदलती है। अगर तालिका विधि है तो अंदर सारे एलिमेंट्स कॉमा लगा के लिख दिए जाते हैं, लेकिन अगर गुण विधि है तो क्या करते हैं? गुण विधि अगर है तो जो भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, जिनका आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, उन एलिमेंट्स के कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढते हैं। आप ये ढूंढें कि जिन एलिमेंट्स का सेट आपको बनाना है, उन अवयवों में ऐसा कौन सा गुण है जो उन सब में कॉमन है, और जो गुण उन सब में कॉमन होगा, जो प्रॉपर्टी उन सब में होगी, बस उसी प्रॉपर्टी का जिक्र यहाँ पे मंझले ब्रैकेट के अंदर किया जाता है और उसी के आधार पर हम बाद में पूरा सेट बना सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि, चलिए वही एग्जांपल ले लेते हैं जो उसमें लिया था, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आपसे कहा जाए कि ये गिनतियां लिखी हुई हैं
इन गिनतियों को समुच्चय में कन्वर्ट करिए और गुण विधि से कन्वर्ट करिए। ये जो अंक लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इन एलिमेंट्स का समुच्चय निर्माण करिए आप। इनसे आप एक सेट फॉर्मेशन करिए, सेट फॉर्म करिए, सेट बनाइए, और उस सेट को बनाने के लिए आप जिस मेथड का यूज करेंगे वो कौन सा होगा? गुण विधि का। तो गुण विधि का अगर इस्तेमाल करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि जिन एलिमेंट्स का सेट बनाना है उन एलिमेंट्स के गुण का वर्णन यहां पे करना है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का वर्णन यहां पे करना है। और अगर उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को यहां इसके अंदर एक्सप्लेन करना है तो आपको उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को पहचानना पड़ेगा। अगर गुण विधि आप लगा रहे हैं तो गुण विधि में क्या करेंगे? अवयवों के गुण को पहचान कर उस गुण को यहां पे लिखना होगा। तो अब आपके सामने जो भी अवयव लिखे होंगे उसमें क्या खास बात है ये आपको पहचानना होगा। तो बताइए, ये 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन जो लिखे हुए हैं, इनकी क्या खास बात? ऐसी कोई खास बात जो ये जहां से शुरू हुए हैं और जब तक चलते रहेंगे वो खास बात बदलनी नहीं चाहिए। वो खास बात आप ढूंढिए, इसमें स्पेशलिटी क्या है। अगर इनको ध्यान से देखें तो ये 1 से शुरू हुए हैं और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे एंड सो ऑन जा रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब ये कैसी संख्याएं हैं? क्या ये नेचुरल नंबर्स नहीं है? भाई, जिन गिनतियों के माध्यम से आप किसी जीवित चीज की गिनती कर सकते हो वो प्राकृतिक संख्या होती है। यहां पर वही सारी गिनतियां लिखी जिनमें हम लिविंग थिंग्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन लिखे हुए हैं, ये नहीं कहा गया है कि ये क्या है, लेकिन इनको देख के तो हम जान सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो यानी अगर इन गिनतियों के गुण की बात करें तो इन गिनतियों का सबसे बड़ा गुण क्या है? कि ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, तो अगर ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हमने इनका गुण पहचान लिया। गुण क्या है? प्राकृतिक होने का गुण है। तो अब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमको गुण विधि से लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे a = x और उसके बाद सच दैट का निशान लगाते हैं। सच दैट का मतलब होता है x ऐसा है। अभी इसका मतलब समझाया जाएगा। और x कैसा है? x एक प्राकृतिक संख्या है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, फिर लिखिए x एक प्राकृतिक संख्या है। बस ये तरीका है। इसका मतलब क्या होता है? a = अगर ऐसा समुच्चय लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि a जो है, इसका मतलब ये होता है कि a जो है वो ऐसे सभी x का समुच्चय है। मतलब a के अंदर वो सारे x आएंगे जो x ऐसे होंगे। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। अगर a = ऐसा लिखा हो कि a = x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, जैसे हमको इसका समुच्चय बनाना था, हमने इसकी प्रॉपर्टी पहचान ली कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं अगर है तो इसको अगर इस भाषा में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? a = x। a x जैसे अवयवों का समुच्चय है। a जो है वो x जैसे एलिमेंट्स का समुच्चय है। और x कैसा है? x एक प्राकृतिक संख्या है। यानी अगर कहें तो क्या कहेंगे? x जो है, a जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, क्योंकि a x का समुच्चय है और x प्राकृतिक संख्या है। तो दोनों बातों को एक साथ लिखिए। जैसे क्या लिखा गया है? a x का समुच्चय है, a x का सेट है, और x क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इन दोनों बातों को एक साथ अगर कहें तो क्या कहेंगे बताइए? a x का सेट है और x प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब क्या है? a प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो a में सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो वही a प्राकृतिक संख्या, a बराबर सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको हमने कन्वर्ट किया तो क्या लिखेंगे? a x जैसी सारी संख्याओं का समुच्चय है जहां x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, a x जैसी सारी संख्याओं का समुच्चय है जहां x एक प्राकृतिक संख्या है। तो a 1 a में होगा, क्योंकि a में हर वो x होगा जो x प्राकृतिक है। और कितने x प्राकृतिक हैं? सारे प्राकृतिक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा 2-3 एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। आपसे कहा जाए कि ये एक समुच्चय है, आपसे कहा जाए इसको गुण विधि में कन्वर्ट करिए, तो गुण विधि में कैसे कन्वर्ट करेंगे? गुण विधि में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हमेशा ए जो होता है, मतलब कोई भी समुच्चय जो होता है वो एक्स जैसे एलिमेंट्स की का समुच्चय होता है। यानी ए वाले समुच्चय में वो सारे एक्स आ जाएंगे जो एक्स ऐसे होंगे। अब ये कैसे हैं इनको पहचान लीजिए और यहां पे लिख दीजिए। ए में हर वो एलिमेंट आ जाएगा, ए में हर वो एक्स आ जाएगा जो एक्स ऐसा हो। तो ऐसा हो मतलब कैसा हो, इसको समझिए। 2, 4, 6, 8, 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो आप क्या कहेंगे, इसका गुण क्या है? सम होने का गुण है। तो आप क्या कहेंगे, ए में हर वो एक्स आ जाएगा जो एक्स क्या हो, एक सम संख्या है। अगर a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखा हुआ है, इसको आपको गुण विधि से कन्वर्ट करना, तो आप क्या लिखेंगे, a इक्वल टू एक्स जैसे उन सभी एलिमेंट्स का समुच्चय जहां पर x क्या है, एक सम संख्या है। और लिखिए, जैसे मान लीजिए लिख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। क्या लिखेंगे इसको, आप क्या लिखेंगे, a इक्वल टू एक्स सच दैट, कैसे a में जितने भी x हैं वो कैसे हैं, a में ये सारे x आ जाएंगे और ये x हैं कैसे, 1, 3, 5, 7, 9 यानी विषम संख्या। हो जाएगा, समझ में आ रही बात? और एक आध एग्जांपल्स देख लीजिए, इसको समझ लेंगे, यही थोड़ा सा अलग है, बाकी तो सिंपल है। एग्जांपल जितने ज्यादा देखेंगे उतना समझ में आएगा। अभी तक एंड सो ऑन हो रहे थे। अब जैसे मान लिया हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, आपसे कहा जाए इसको आप गुण विधि से कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे आप? पहले तो बात वही कि एक एक एलिमेंट बारी बारी से, तो ए में एक्स जैसा कोई एलिमेंट है और इस एक्स की विशेषता क्या है, इस एक्स की ए में एक्स टाइप के, मतलब ए में जो भी एलिमेंट होंगे एक्स यानी कि ये, इन एलिमेंट्स की विशेषता क्या है? देखिए, ये एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याएं तो हैं लेकिन 5 पर जाके बंद हो जाता है, 5 के आगे की प्राकृतिक संख्या नहीं। तो इसका मतलब a में जो भी x हैं, यही आपका a है। इस a में जो भी x हैं, a में पहला x प्राकृतिक संख्या, a में दूसरा x प्राकृतिक संख्या, a में तीसरा एलिमेंट यानी तीसरा x प्राकृतिक संख्या, चौथा एलिमेंट यानी x प्राकृतिक संख्या, पांचवा एलिमेंट यानी x प्राकृतिक संख्या, लेकिन 5 के बाद नहीं है। तो यानी a में जितने भी x हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या तो हैं। a इक्वल टू एक्स जैसे सारे एलिमेंट हैं जिसमें x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। और एक चीज और है, अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे कि a इक्वल टू एक्स और x एक प्राकृतिक संख्या, तो फिर इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, क्योंकि फिर आपने ये तो बताया नहीं कि x एक प्राकृतिक संख्या है, सिर्फ इतना आपने कह दिया। तो x अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारी प्राकृतिक संख्या आप लेंगे। लेकिन यहां पर यह बात आपको मेंशन करनी जरूरी है कि जितनी भी संख्याएं इसमें लिखी हैं वो सारी की सारी हैं तो प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन वो प्राकृतिक संख्याएं 5 पर जाकर रुक जाती हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए आप क्या करेंगे, a इक्वल टू a में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं अगर उनको हम x मान लें तो वो x कैसे हैं, वो x जो है वो सारे x एक प्राकृतिक संख्याएं हैं और वो x या तो 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर है। अब बात पूरी हुई। अब देखिए, a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और साथ में x प्राकृतिक संख्या होने के साथ साथ x जितने भी हैं वो सारे के सारे x या तो 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर है। तो देखिए, आप कंडीशन सेटिस्फाई कराइए। देखिए, a में जितने भी x लिखे हुए हैं, ये दो कंडीशंस हमने निकाली अपनी समझ से। ये दोनों कंडीशंस देखिए यहाँ पे लग रही कि नहीं लग रही। a में जितने भी x लिखे हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे x के बराबर हम मानते हैं। a में जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक हैं कि नहीं है, पहले ये देखिए।
तो x की जगह 1 2 3 4 5 सारे प्राकृतिक हैं, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी जो हमने बनाई है उसको देखिए, दूसरे में हमने कहा है कि और साथ में जितने भी x हैं वो या तो 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर हैं, लेस और इक्वल टू है। तो देखिए पहला वाला x 1, पहला वाला x क्या है 1, 1 5 से छोटा है यानी सेटिस्फाइड, 2 5 से छोटा है सेटिस्फाइड, 3 5 से छोटा, 4 5 से छोटा और 5 5 के बराबर। और इसके बाद 5 के आगे कोई है नहीं, तो यानी जितने भी x हैं वो सारे के 5 से छोटे हैं या तो 5 के बराबर हैं। तो इसका मतलब इस सेट का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। आइए यहां तक बात समझ में। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत से तरीके होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सवालों को देखते हैं, या ऐसे एग्जांपल्स जो हैं यही सवाल है मान लीजिए आपके। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया समुच्चयों का, एक तालिका विधि और एक गुण विधि। देखिए कुछ एग्जांपल्स किए जाएं। इस तरफ लिखते हैं, देखिए एक तरफ लिखा जाए तालिका विधि में यानी कि रोस्टर विधि में, और दूसरी तरफ लिखा जाए गुण विधि में। ठीक है, एक तरफ तालिका विधि में मैं लिख रहा हूं, उसको गुण विधि में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक है 135 लिखिए, वन 3 5 एंड सो ऑन, बराबर में इसकी गुण विधि बनानी। दूसरा लिख लीजिए 1 4 9 16 एंड सो ऑन। एक और लिख लीजिए 5 7। देखिए बताइए, इसको अगर आपको गुण विधि में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे। गुण विधि में क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक x मान लेते हैं कि सारे के सारे ही एलिमेंट्स जो है वो x जैसे हैं। ये क्या है, कोई x है, ये क्या है, कोई दूसरा x है, ये क्या है, x है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स ही x हैं। तो x कैसा है आप ये बताइए, यानी कि ये एलिमेंट्स कैसे हैं, x कैसा है यानी कि ये एलिमेंट्स कैसे हैं वो आप बताइए। तो अगर ये x जैसे अवयवों का समुच्चय है, x जैसे एलिमेंट्स का सेट है, तो आप जरा बताएं कि कैसे एलिमेंट्स का सेट है। जो x है ये कैसे एलिमेंट्स हैं। 135 क्या है, विषम संख्या है विषम संख्या है। तो ये जो सेट लिखा हुआ है, ये जिन x का सेट लिखा हुआ है वो x कैसे हैं, वो x एक विषम संख्या है। और क्योंकि एंड सो ऑन लगा हुआ है तो यानी ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा। 1 3 5 का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स का समुच्चय जहां जिनमें सारी विषम संख्याएं लिखी हों। तो x एक ऐसा एलिमेंट है जो x क्या है, एक विषम संख्या है, ऐसे लिखेंगे। इसको ध्यान से देखें, यहां भी जिन एलिमेंट्स का ये समुच्चय है वो x कैसे होंगे, इसको ध्यान से देखिए। 1 4 9 16 इसमें कोई विशेषता दिख रही। देखिए 1 का मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड सो ऑन लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये जो लिखे हुए हैं ये सारी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं, वर्ग, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण वर्ग लिखे हुए हैं ये। तो आप क्या कह सकते हैं, x जो है वो कैसा एलिमेंट है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं सारी। मैं इसमें जितनी भी लिखी सारी पूर्ण वर्ग। 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, आगे 25 होगा वो 5 का स्क्वायर। तो यानी इसमें जो भी लिखे हुए हैं वो किसी ना किसी के वर्ग लिखे हुए हैं, और किसी ना किसी के क्या, क्रम से सारी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं, ऑर्डर से सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि x ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो x क्या है,
पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय है। x पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय, या x क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई सारी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं, तो x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब आप प्रॉपर्टी पहचानिए इनकी क्या है, उस प्रॉपर्टी का वर्णन यहाँ पे कर दीजिए, गुण की यहाँ पे जिक्र कर दीजिए। उसके बाद अगले में केवल 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ये x जैसे एलिमेंट्स हैं, और x कैसा है? 5 और 7। फिर वही बात, ये जो भी x है आपका, उस x को आप 5 कहिए या 7 कहिए, मतलब दोनों ही आपके x ही हैं। तो इन दोनों की जो विशेषता होगी, ये दोनों एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स को x रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब x जैसे अवयव इसमें है, तो इन दोनों की जो विशेषता है वही x की विशेषता होगी। तो इन दोनों की क्या विशेषता है बताइए? 5 और 7 में कोई विशेष गुण आपको समझ में आता है? 5 और 7, एक ऐसा गुण जो 5 और 7 दोनों में हो। इन दोनों में एक ही गुण कॉमन है कि ये दोनों की दोनों अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब किसी भी जो किसी से भी कटे ना, जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, जिसको किसी से काटा ना जा सके, जिसको किसी से डिवाइड ना किया जा सके। 5 को किसी से काट सकते हैं, 5 को किसी से डिवाइड कर सकते हैं आप 1 को छोड़ के, ऐसे 7 को भी नहीं कर सकते हैं। तो 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं, यानी कि नॉन डिविजिबल है। तो इनके नॉन डिविजिबल होने की क्वालिटी ही इसमें आपको लिखनी है। तो ये दोनों एलिमेंट्स x हैं, और x कैसा है? x कैसा है? जैसे ये है, तो ये कैसे हैं? अभाज्य। तो x कैसा है? x एक नॉन डिविजिबल नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। लेकिन यहां पर आप छोड़ नहीं सकते हैं बात। अगर यहीं पे आप ऐसे बंद कर देंगे, तो आपने एक्चुअली लिखा कि ये सेट जो है, ये ऐसे सभी x का समुच्चय है जो x अभाज्य है। तो ऐसे सभी x जो अभाज्य हैं, उसमें 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब आ जाएंगे, और एंड सो ऑन, ये खत्म ही नहीं होंगे कभी। क्योंकि अगर आप केवल इतना लिखते हैं, तो इतने का मतलब क्या है? x ऐसे सभी, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या है? x ऐसे सभी एलिमेंट्स का सेट है। ये जो है सेट लिखा हुआ है, ये सेट ऐसे सभी x's का सेट है जो x अभाज्य हैं। तो जितने x अभाज्य हैं वो तो अनंत हैं, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे एंड सो ऑन करके, ठीक है, वो इनफाइनाइट है। लेकिन और आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना, यहाँ पे केवल 2 दे रखे हैं, तो हम क्या करें? x अभाज्य संख्या तो है, लेकिन सारी की सारी अभाज्य संख्याएं इस सेट में नहीं आ रही। तो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जब सेट में नहीं आ रही हैं, और इतना लिखने पर x सारी अभाज्य संख्याओं को ले लेगा, तो हम क्या करें? x की लिमिट्स फिक्स कर दें कि x एक अभाज्य संख्या तो है, लेकिन x इसके और इसके बीच में है, इसके अलावा कोई संख्या x की नहीं आएगी। जैसे आपने एक सवाल में किया था वहां पे और करके, तो क्या होगा? x अभाज्य संख्या है तथा x की लिमिट क्या है? x 5 से बड़ा या बराबर है और 7 से छोटा या बराबर है। कहने का मतलब x उन सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है जो अभाज्य संख्याएं 5 और 7 के बीच में आती हैं, या 5 और 7 को मिला के बनती हैं, तो 5 और 7 ही होती हैं। ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई? इस तरीके से आपका समुच्चय चलेगा। कुछ और सवाल कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। कल इसके कुछ और सवाल देखेंगे और समुच्चय में आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, इनको क्लियर करने के लिए थोड़े इनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी और बढ़िया हो जाए, समुच्चयों को आप और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने लगे, बनाने लगे, इसके लिए कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे, उनको समझेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज थियरी ज्यादा होती है, इसलिए शुरुआत में आपको थोड़ी सी क्लासेस बोझिल लग सकती हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ बने रहेंगे, रेगुलरिटी बनाए रहेंगे, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा इजी चैप्टर लगने लगेगा।
ठीक है। और अगर आप इसको स्किप करना चाहेंगे कि बाद में पढ़ लेंगे या अजीब चीज बिल्कुल नहीं है। रेगुलर रहिए तो आपको चीजें आसान लगेंगी और इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, 1-2 क्लासेस में आप अपने आप को इसमें जमाने की कोशिश करिए और फिर देखिए कैसा लगता है। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।